मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन देवर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों कल मैंने पढ़ाया था कि आपके भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध की परिभाषा क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अनुबंध के भेद कितने हैं, अनुबंध कितने तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक वैधता के आधार पर यानी प्रवर्तनीयता के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। अब वैधता के आधार पर 5 तरह के अनुबंध होते हैं। कौन कौन से? पहला अनुबंध मैं आपको बता रहा हूं, वैध अनुबंध। ये वैध अनुबंध क्या होते हैं? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक ठहराव अनुबंध है। प्रत्येक ठहराव अनुबंध है यदि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, न्यायोचित प्रतिफल और वैधानिक उद्देश्य के लिए इन पक्षकारों के बीच किए गए हों, जिनमें अनुबंध करने की क्षमता। अब आप कहेंगे अनुबंध करने की क्षमता क्या मतलब? कोई भी व्यक्ति अनुबंध तभी आपका वैलिड होगा स्वस्थ मस्तिष्क का हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, कोई जबर और दबाव ना हो। आपने कभी कभी बैनामा पढ़े होंगे, उसमें लिखा होता है कि मैं पूर्ण होशो आवास में आप किसी पागल व्यक्ति के साथ कोई अनुबंध कर लें, ठहराव कर लें, वो वैध नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है बिना किसी जबर व दबाव के, आप प्रेशर में कोई आपसे पूरी आपकी प्रॉपर्टी लिखवा ले, ये अनुबंध नहीं है। तो पूर्ण होशो आवास, आदमी पूर्णतया स्वस्थ मस्तिष्क का हो, कोई उस पर जबर दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, तो ऐसे जो अनुबंध किए जाते हैं 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति हो, नाबालिग ना हो, क्योंकि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति को हम नाबालिग मानते हैं और उसके साथ किए गए सारे अनुबंध अवैध होते हैं। तो इस तरह से वैध अनुबंध तभी होगा जब आदमी पूरी तरह से सही हो, ना पागल हो, ना अवयस्क हो और ना कोई उसके ऊपर प्रेशर हो। दूसरा व्यर्थ अनुबंध। अब व्यर्थ अनुबंध क्या होते हैं? व्यर्थ अनुबंध शुरू से ही व्यर्थ नहीं होता, शुरू में तो सही होता है, और बल्कि किसी विशिष्ट घटना के घटने के उपरांत वह अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। तो आप कहेंगे ये कैसे संभव है कि पहले व्यर्थ नहीं होता है, हाँ अब बाद में व्यर्थ हो जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये पहले तो मैं बता दूं, ये जो व्यर्थ अनुबंध है वो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 जे के अनुसार ये अनुबंध राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो पाता है, तो व्यर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए मिस्टर एक्स एक अपनी गाय बेचना चाह रहे थे मिस्टर बी को, और इन दोनों में एक आपस में अनुबंध हो गया कि ठीक है, मैं 2 महीने बाद आपकी गाय 5,000 रुपये में खरीद लूँगा। 2 महीने के बाद जो तिथि निश्चित हुई, उससे पहले गाय मर गई। जब गाय मर गई तो अनुबंध का निष्पादन संभव है नहीं है, क्योंकि वो तो कहेगा लो भैया हम रुपया लिए तैयार खड़े, गाय दे दो, लेकिन गाय तो मर चुकी है, तो मिस्टर एक्स बाई को गाय नहीं दे सकते और न ही इसके लिए वो क्लेम कर सकते हैं। व्यर्थ अनुबंध तब होगा अगर, वैसे व्यर्थ नहीं होता, अगर गाय जिंदा होती वो नहीं देता तो कोर्ट केस करता कि भैया मेरी इनकी एग्रीमेंट है, ठहराव है, अनुबंध है कि हम 2 महीने बाद खरीदेंगे, क्यों नहीं दे रहे। लेकिन अब क्या है, चूंकि गाय मर गई है तो अब
ये गाय कहाँ से देगा बाई को, इसलिए उसके द्वारा किया गया अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। ठीक। तीसरा व्यर्थनीय अनुबंध यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं? भारतीय कंपनी अधिनियम 1872 की धारा 2E के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार कोई भी ऐसा अनुबंध जो एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो, परंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता। उदाहरण के लिए, आप आज से अपनी मोटरसाइकिल बेचने का ठहराव 4,000 रुपए में से उसे विश्वास दिलाकर कि भाई 4,000 रुपये में तय कर ली मोटरसाइकिल, और ये विश्वास दिला दिया कि अरे मोटरसाइकिल बहुत अच्छी स्थिति में है, आप बैठेंगे कहीं रास्ते में रुकेगी नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल वर्किंग पोजीशन में है, नई है। लेकिन बाद में जब वो कार लेने जाता है, अनुबंध तो हो गया, जिस तारीख के लिए अनुबंध हुआ वो अनुबंध पर जब लेने जाता है, कार को देखता है, यानी उस वाहन को देखता है, वो वाहन इस स्थिति में नहीं है कि वो चल सके, या जो स्थिति उसने बताई थी उससे कहीं ज़्यादा खराब स्थिति है, तो या तकनीकी दृष्टि से वो बहुत खराब है, तो ये दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसे ले अन्यथा न ले, क्योंकि उसने स्पष्ट बात नहीं बताई, क्योंकि वाहन खराब था लेकिन उसने अच्छा बताया। तो इस तरह का किया हुआ अनुबंध व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता। तीसरा अवैध अनुबंध। आ माने नहीं, वैध माने वैध, यानी कानूनी तौर से अनुबंध वैध नहीं होते हैं, वो अनुबंध अवैध अनुबंध कहलाते हैं। अवैध अनुबंध का क्षेत्र काफी व्यापक है। एक अनुबंध जो व्यर्थ है अवैध नहीं हो सकता, लेकिन सभी अनुबंध व्यर्थ होते हैं कब? जब वो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय ना हो। अगर राज नियम वैधता नहीं देता है, प्रवर्तनीयता नहीं देता है, तो वो अनुबंध वैध हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा अनुबंध होता है? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मिस्टर एक्स बाई के पास गए कि भैया ऐसा करो, मिस्टर जेड का कत्ल कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। किसने? मिस्टर एक्स ने बाई से कहा कि भैया मिस्टर जेड का कत्ल कर दो, मैं तुम्हें कितना दूंगा? 1 लाख रुपया दूंगा। और मिस्टर बाई जेड का कत्ल कर देता है। अब वो है मिस्टर एक्स के पास जाता है, लाओ भाई रुपया लाओ, भाई जितना तुमने एडवांस दिया वो तो है, बाकी जो बैलेंस हमारा वापस करो। और मिस्टर एक्स पैसा देने से मना कर देता है, तो मिस्टर जेड कानूनी तौर से उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अनुबंध अवैध था, वैध नहीं था। तो क्योंकि ये अवैधानिक कार्य के लिए किया गया था। अब अगला अप्रवर्तनीय अनुबंध। कुछ भी ऐसे अनुबंध होते हैं जो अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करने के साथ साथ राजकीय नियम द्वारा मान्यता प्राप्त भी हैं, लेकिन कुछ तकनीकी दोष होते हैं, इसलिए इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। अब दूसरी वर्गीकरण हमने, ये तो हो गए कैसे, वैधता के आधार पर। अब दूसरा है रचना के या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें 2 ही तरह के अनुबंध होते हैं केवल।
एक होता है स्पष्ट अनुबंध, दूसरा होता है गर्भित अनुबंध। तो स्पष्ट अनुबंध क्या होते हैं? इस अनुबंध में क्या है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जब किसी वचन को संबंधित प्रस्ताव या उस पर स्वीकृति शब्दों द्वारा दी जाती है। जैसे हमने कल आपको बताया था, अनुबंध तभी होता है जब ठहराव होता है, और ठहराव के लिए सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है। एक पक्ष दूसरे के आगे प्रस्ताव रखता है, दूसरा उसे स्वीकृत देता है। अगर वो शब्दों के द्वारा स्वीकृत देता है तो वो स्वीकृत कैसी होगी, और उसके बाद जो ठहराव होगा, जो अनुबंध होगा, वो शब्दों के द्वारा होगा, इसलिए वो स्पष्ट अनुबंध होगा। अब दूसरा गर्भित अनुबंध। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 9 में बताया गया कि एक वचन से संबंधित प्रस्ताव या स्वीकृत शब्दों में ना होकर पक्षकार के व्यवहार या आचरण से होती है, उसे गर्भित अनुबंध कहते हैं। जैसे किसी ने कोई प्रस्ताव रखा और या तो वो काम करने लगा या उसने सिर हिला दिया, अपनी सहमति दे दी, यानी मुंह से कुछ नहीं दिया, मुंह से कुछ बोला नहीं, मौन स्वीकृति दे दी, तो ऐसे जो हमारी अनुबंध होती है वो गर्भित अनुबंध होती है। उदाहरण के लिए, रेल यात्रा करने वाला यात्री रेल का टिकट खरीदता है, तो जब टिकट खरीदता है तो टिकट पे जो बाबू बैठा होता है उसे रुपया देता है और टिकट ले लेता है। क्या वो साथ आपके यात्रा कराता है? नहीं कराता है। लेकिन अनुबंध किससे हो रहा है? रेलवे से। लेकिन टिकट कौन दे रहा है? बाबू दे रहा है। तो ये गर्भित अनुबंध, क्योंकि इसमें स्पष्टता नहीं है। तो इस तरह से अनुबंध की मैंने आज आपको क्लासिफिकेशन बताया कि अनुबंध क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। आगे फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।